आप लोगों में से जो लोग पाकिस्तान की न्यूज़ को फ़ॉलो करते होंगे, उन्होंने देखा होगा कि इस टाइम पर पाकिस्तान में बहुत सारी आवाज़ें उनकी एस्टेब्लिशमेंट मीन्स आर्मी के खिलाफ और जो एजेंसीज हैं उनके खिलाफ उठने लगी हैं। ये आवाज़ें किस हद तक उठने लगी हैं वो हम आज के रिएक्शन जो वीडियो है इसमें देखेंगे। एक पॉडकास्ट है जो सब्बर जैदी सर ने किया हुआ है, तो आपको देख करके मज़ा आएगा इसमें। पहले पूरा पॉडकास्ट देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। IMF ने कहा कि आप टैक्स की पॉलिसी के बारे के सिलसिले में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को कॉपी करें। अच्छा, तो हमने ये मुल्क ये सुनने के लिए बनाया था, पर हम तो यही कह रहे थे ना कि हम आज़ाद मुल्क हैं, हम सॉवरेन हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। चाबहार में वो जाके बैठे हैं, कश्मीर में आर्टिकल 370 उन्होंने गायब कर दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते, अपने कश्मीर को संभाले नहीं पड़ता, हमसे संभलता। यार मैं ये बार बार तुम्हें फैसला ही कह रहा हूँ, तुम लोग पाकिस्तान की इस वक्त नाजुक हालात को अंदाज़ा नहीं कर रहे। मैं तो परेशान रहता हूँ कि पाकिस्तान की स्टेट इतने परेशानी में कभी नहीं आई जितनी आज है। कि मेरे बड़ों ने 1947 में जो फैसला किया था, दिस इज कॉल्ड पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट, वो फैसला उनका गलत था और उस गलत फैसले को हम भुगत रहे हैं। और उस गलत फैसले, उनका फैसला हो सकता है सही हो, मगर मेरी उर्दू स्पीकिंग ब्यूरोक्रेसी और पंजाबी ब्यूरोक्रेसी की एरोगेंस ने और उसकी इस सोच ने कि हम सुपीरियर हैं, इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और इस मुल्क को कहीं का नहीं रखा। और अब ये मुल्क किसी शरीफ आदमी के रहने के काबिल नहीं रह गया है। अब सवाल ये है कि आपने सबसे बड़ा बयान जो आपने गौर नहीं किया, और वो बयान और उसकी अब उस आदमी की बड़ी इज्जत करने लगा हूँ इस बयान के बाद जो मोदी ने बयान दिया कि उसने 2 पार्ट्स का बयान किया। उसके 2 जुमले बड़े इंटरेस्टिंग है। उसने कहा कि इन्होंने अपना मुल्क अलग कर लिया। उसके अल्फाज पे गौर करें कि ये अपना मुल्क लेके चले गए। ठीक है, उसने कहा यार हमारे साथ रहते थे, वो इन्होंने कहा जी हम अलग मुल्क बनाएंगे। ये वो है कि छोटी वाली बहू ने कहा मैं अलग रहूँगी, ठीक है ना, अलग रह लिया। उसके बाद जो उसने जुमला बोला कि अब ये 2 वक्त की रोटी खा लें, इनके लिए बहुत है। ठीक है, 2 वक्त की रोटी का मतलब हमारी उर्दू स्पीकिंग ज़बान में जो कि बूती है, उसका मतलब होता है कि वो सबसे गरीब आदमी होता है, इसको 2 वक्त का खाना मिल जाए। तो हम इतने बेगैरत हैं कि हम उस आदमी की उस बात के ऊपर रिबट भी नहीं कर सके कि यार हम तो वो कह रहा है खड़े बराबर में बैठकर कि तुम हमारे साथ होते थे, हम 6% ग्रोथ पे जा रहे हैं, हमारी ये दुनिया में पोजीशन है। तुम बेगैरत लोगों, तुम 2 वक्त की रोटी के लिए मैं ताना दे रहा हूँ और तुम बेगैरत बैठे हुए बकवास पे बकवास करे जा रहे हो। तुम्हें इतनी भी गैरत नहीं आ रही कि तुम ये कहो कि नहीं जी हम अब हमारे पास सिर्फ एक बम पटाखा रह गया है जो हमारे पास, इसके अलावा कोई चीज़ हमारे पास बाइज्जत नहीं है कि हम कह सकें ये हमारी इज्जत के लिए चीज़ है। उस आदमी ने खड़े होकर आपकी बेइज्जती कर दी, उसकी इज्जत मेरे दिल में बहुत बढ़ गई कि उसने कम से कम सच तो बोल दिया। उसने कहा यार ये 2 वक्त की रोटी खा लें, ये इनके लिए बेहतर है। ये तो, और इनकी औकात क्या है, इनकी औकात क्या है, यही कह रहे हैं ना वो टेक्निकली। और क्या वो गलत कह रहे हैं? किसी प्राइम मिनिस्टर ने, किसी बंदे ने, हमारे किसी बंदे ने उसको जवाब दिया? अच्छा, और इंटरेस्टिंग बात सुने, उसको पाकिस्तान का सोशल मीडिया चला रहा है। क्यों चला रहा है? कि पाकिस्तान का सोशल मीडिया इस पर एग्री कर रहा है कि हमारी औकात है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया में हाईएस्ट फ्लोटिंग वो है वीडियो। क्यों? कि हम वो बेगैरत हैं जो ये कह रहे हैं। और ये बोंगी, या जिसको आप बोंगी कह लें या जो भी कह लें, या जो भी एक्शन था, ये मेरे नाना ने किया था ना। उन्होंने दिल्ली में बैठ के पाकिस्तान ऑफ किया था ना। उन्होंने बैठ के यूपी में बैठ के लेके रहेंगे पाकिस्तान का नारा लगाया था ना। दिल्ली में खड़े होकर, आगरे में खड़े होकर नारा लगाते थे, लेके रहेंगे पाकिस्तान, आगरे में खड़े होकर, ठीक है, लगाया था ना। किसके लिए? अकबर बुख्ती के लिए, शेरबाज मज़ारी के लिए, अहमद वली खान के लिए? किसके लिए नारा लगाया था उन्होंने खड़े होके? जब वहाँ नारा लगा रहे थे वो आगरे में खड़े होके या लखनऊ में खड़े होके या दिल्ली में खड़े होके, लेके रहेंगे पाकिस्तान, किसके लिए? इनके लिए। ये जो यहाँ जो बैठे हुए हैं जरदारी साहब के लिए लेके रहेंगे पाकिस्तान, किसके लिए? आपने किया क्या? आपने नारे लगाकर जिनको हिंदू रोजाना सुबह लत्तर मारते थे, जिनकी 74% ज़मीनें हिंदुओं के पास गिरवी थी, उनको आज़ाद करा दिया। ये है पाकिस्तान की हिस्ट्री, है या नहीं है? ये है या नहीं है?
बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर आपको क्या तो आप क्यों क्यों कहते हो ये? अच्छा, अगर आज आपको मौका मिले दोबारा से और आपके पास ये चॉइस हो कि आप इंडिया में रहना चाहेंगे या पाकिस्तान में आना चाहेंगे, तो क्या अगर आज एक कन्फेडरेशन बन जाती है पाकिस्तान इंडिया की, तो आई विल लव इट। आप इंडिया जाएंगे? नहीं नहीं, अब तो इंडिया नहीं जा सकते ना यार। देखिए 70-80 साल बहुत हो गए ना, 70-80 साल बहुत हो गए। मगर मेरे लिए पर्सनली आई एम मोर कंफर्टेबल इन दिल्ली देन पेशावर। आज भी टुडे कराची की बात कर रहे हैं ना आप, तो कराची में यार मैं कह रहा हूं मेरे लिए, मैं लाहौर रहा हूं 20 साल, आज भी लाहौर वाले के लिए अमृतसर मोर कंफर्टेबल है देन पेशावर। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दिस? मैंने तुम्हें एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि सिर्फ वो आदमी एक होता है जिसका खाना और गाना एक हो। समझ आई बात? मजहब का कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका खाना और गाना एक होता है वो एक होता है। मैं आज भी कराची का मेहमान इज मोर कंफर्टेबल इन बॉम्बे देन पेशावर और लाहौर। तुम्हें परेशानी, तुम्हारी तकलीफ क्या है? ये तुमने नई जो लाइन शुरू हुई है, ये कैसे? कोयटा में मेरा क्या कॉमनलिटी है? ना जबान मिलती है, ना मौसम मिलता है, क्या मेरा कॉमन है? मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान को ख़त्म कर दो, मगर मैं ये कह रहा हूँ ये तुमने लाइन जो खड़ी, ये अननेचुरल लाइन खींची है, इस लाइन के आसपास मतलब शीशा तो लगा दो। आज मैं सीरियसली तुम्हें कह रहा हूँ, मैंने मिसाल बताई, तुम्हें शायद वाकया बताया था, मैंने नहीं बताया। मैं साफा का प्रेसिडेंट था, साउथ एशियन फेडरेशन अकाउंटेंट का। मेरा ऑफिस दिल्ली में था। मैं एक दिन दिल्ली में बैठा हुआ अपने ऑफिस में, मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रेसिडेंट को कहा तो मेरे साथ खाने पे चलो दिल्ली में, ओल्ड दिल्ली में। इंडियन इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट था वो। मैं उसको ओल्ड दिल्ली में रेस्टोरेंट में ले गया। मुझे कहता है सर साहब ये कौन सी जगह है? मैंने कहा यार तुम्हारा शहर है, मैं तो कराची से आया हूँ। उसने कहा सर मैं तो ये रेस्टोरेंट कभी देखा ही नहीं, ये तो लगता है कि आप इतना या गोश्त बिक रहा है, जैसा लगता है जैसे ये तो कोई बस रोड है। मैंने कहा सर ये हमारा शहर है ना, हमारे बड़ों का शहर है, इतना वहाँ गोश्त बिकता है। करीम के होटल, उसका नाम है करीम का होटल इन द ओल्ड सिटी दिल्ली। उसने कहा यार ये कौन सी जगह है? मैं आपको यकीन से कहता हूँ ही वॉज फीलिंग अनकंफर्टेबल इन दैट होटल एंड आई वॉज सिटिंग, जैसे मेरा अपना घर है, क्योंकि जितने बहरे थे सब मुसलमान थे, गोश्त चल रहा था, तक्के चल रहे थे और चीज़ें चल रही थी। वो बेचारा परेशान हो रहा था कि यार मैं किधर आ गया, इधर ये कौन सी जगह पर आ गया मुसलमानों के इलाके में। मैं ये रियल लाइफ था, उसका नाम था वेद जैन। उसने मुझे कहा शब्बर साहब ये मुझे कहाँ ले आए? मैंने कहा यार वेद जैन तू 70 साल से यहाँ शहर में रहता है, मैं तो 6 दिन के लिए आया हूँ। तो कहता है कि क्या आप लोगों का क्या नेटवर्क है? मैंने कहा नेटवर्क नहीं, ये हमारा इलाका है। मैंने कहा यार ये हमारा इलाका है, ये बंदा मुझसे पंगेबाजी कर ही नहीं सकता, ये मेरे 4 नस्लों से जानता है मुझे। आप सोच नहीं सकते, आप आज भी चले जाएं मोहम्मद अली स्ट्रीट, क्रेफोर्ड मार्केट, बॉम्बे, ड्यूरिंग द अफ्तारी टाइम, अफ्तारी के टाइम पे जाएं, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप मक्का मदीना में बैठे हैं। ये तो आप लोगों की कहानी है कि जी ये हो गया, मोदी आ गया, बर्बा दिया, ये सब हो गया, ये सारी आपकी कहानी है। आप तो कभी इंडिया गए ही नहीं, आपको क्या पता इंडिया में क्या होता है। मैं बता रहा हूँ कि मैं दिल्ली में जब बैठता हूँ तो दिल्ली वाले मेरे साथ पंगा नहीं ले सकते, क्योंकि मेरी 4 नस्लें दिल्ली में रही है। 4 नस्लों से हम दिल्ली में रहते थे, ठीक है, हमारी खबरें हैं वहाँ पर। तो हम ये सिर्फ कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि भाई इन कबाइलियों के साथ हमने जो दोस्ती की थी वो इस बुनियाद पे की थी कि ये कबाइलियों को हम तहजीब याफ्ता बनाएंगे, मगर इन्होंने आके बिलावल चौरंगी में फिर कबाइली अड्डा बना दिया। हम तो इसलिए आए थे कि इन कबाइलियों को सही तरह कल्चर बनाएं। सही चले सर। कि अमेरिकन के बहुत ज़्यादा बड़े ट्रेड इंटरेस्ट है इंडिया के साथ। अमेरिका की बहुत सारी कंपनियों का जो आईटी है वो इंडिया से रिलेट करता है, और अमेरिका एक वक्त में 2 दुश्मन नहीं बना सकता। एक 1.4 बिलियन की इकोनॉमी है चाइना की, और 1.4 बिलियन की इकोनॉमी है इंडिया की। तो अमेरिकन कैन दे अफोर्ड टू मेक 2 एनिमीज वन टाइम, चाइना एंड इंडिया। तो अमेरिका जो मर्जी कर ले वो इंडिया के साथ चलेगा, और चलना चाहिए उनको, क्योंकि इंडिया की बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है अमेरिकन इकोनॉमी पे, सोसाइटी पर। तो वो जो हल्का फुल्का छोटा मोटा गैलरी के लिए ड्रामा होता है वो चल रहा होगा, दैट्स ऑल। और ये हमारे लिए कैसा है कि चाबहार पर आके बैठ गया है, इससे हमारे गवादर पर असर नहीं होगा? देखिए पहली बात आप मुझे ये बताएं कि क्या आप ग्वादर चला सके? 10-12 साल से लगे ना ग्वादर पर, क्या आप चला सके?
मुझे ईमानदारी से बताइए। वो रिजल्ट तो नहीं आए सर, नहीं हो सके ना। जो हम सोच के बैठे थे। अच्छा, अच्छी दूसरी बात आप ये बताएं कि क्या आप ईरान के साथ आपके रिलेशनशिप स्टिल टेंस नहीं है? बिल्कुल। तो फिर आप किस बुनियाद पे ये कहते हैं कि आप चाबहार को बंद कर दें या चीज़ें बंद कर दें? तो अब मैंने कहा ना कि अब सारा मसला इस बात पर है सर, मैंने आपको पहले मेरी बात को समझिए, सारा मसला इस बात पर है कि अब आप इंडिया के कितने सब्सिडेंट होते हैं। सवाल इस पर नहीं है सब्सिडेंट, अब सवाल इस पर है कि सब्सिडेंट कितने होते हैं, सवाल इस बात के ऊपर है। तो मैंने आपको जिस तरह कहा कि ये दिल्ली वाला ऑफिस हमारे हवाले करें, हम जाके थोड़ा बहुत उनको हैंडल कर सकते हैं, ये आपके बस का काम नहीं है, ये आपके बस का काम नहीं है, ये हमारे हवाले कर दें, हम जाकर उनको थोड़ा बहुत हैंडल कर लेंगे। इंडिया इज नाउ आउट ऑफ योर कंट्रोल। इंडिया नहीं हो सकता आपके काबू में। अब 6% की ग्रोथ चल रही है। मैं आज ही पढ़ रहा था, दुनिया में लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड इज आफ्टर अमेरिका इज इंडिया। सर कश्मीर की बात कर लेते हैं कुछ। जी बताइए। आर्टिकल 370 ख़त्म होने के बाद ये कश्मीर में पहला इलेक्शन था और मोदी के लिए बड़ा इम्तिहान भी था। मोदी ने तो अपना उम्मीदवारी खड़े नहीं किए डिफीट के डर से। तो सर बाकी जो सुना है कि वहाँ पे टर्नआउट बहुत अच्छा रहा है, ये क्या कहानी है सर? टर्नआउट देखिए क्यों मेरी अच्छा बात रहा है? सुने, मैंने जो प्रोग्राम 3-4 प्रोग्राम किए आपके साथ, उसे मैंने बताया मेरे ज़ाती व्यू में आर्टिकल 370 मोदी की गलती है, ठीक है। अब मोदी ने वो लोग जो कि एंटी पाकिस्तान थे और प्रो इंडिया थे, उनको आर्टिकल 370 के बाद मुत्तहद कर दिया। तो अब इस वक्त 2 पार्टियां इलेक्शन लड़ रही है वहाँ पे, एक मुफ्ती वाली पार्टी है और एक अब्दुल्ला की पार्टी है। दोनों आर्टिकल 370 की फेवर में बात कर रहे हैं। तो मोदी ने तो ये साबित कर दिया कि भाई मेरी पार्टी तो इस काबिल भी नहीं है कि आर्टिकल 370 के बाद अंदर दाखिल भी हो सके। तो ये पोजीशन है। अब मगर ये पोजीशन भी बड़ी क्लियर है कि अब्दुल्ला की पार्टी हो या मुफ्ती की पार्टी हो, अब उनका पाकिस्तान से कोई कंसर्न नहीं है। अब वो किस्सा खत्म हो गया कि पाकिस्तान का कोई ताल्लुक है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये स्टोरी मंसूरे में दफन हो गई। अच्छा, मंसूरे में दफन हो गई है, ठीक है ना। ये इसको दफन कर दिया गया मंसूरे में, मियां तुफैल अहमद फकीदात, ठीक है ना। अब ये बनेगा पाकिस्तान, ये किस्सा ख़त्म हो गया। अब रह गया, अब इशू ये है कि क्या जो बंदे कश्मीर में इलेक्शन लड़ रहे हैं वो आर्टिकल 370 के अंदर रह के इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, आर्टिकल 370 के बगैर इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं, या एक आज़ाद स्टेट बनाना चाहते हैं। ये 3 ऑप्शन उनके पास होंगे। इंडिपेंडेंट स्टेट, आर्टिकल 370 और लाइक अ स्टेट ऑफ इंडिया। मुझे मोदी ने स्टेट ऑफ इंडिया बना दिया है, अल्टीमेट उनका ऑब्जेक्टिव आज़ाद कश्मीर है। अब मैं इंडिया के फेवर में हूँ इस सेंस में कि हमें उनसे एडमायरेशन लेनी चाहिए। आपने 3 दिन पहले अखबार में खबर पता नहीं पढ़ी या नहीं पढ़ी, IMF ने कहा कि आप टैक्स की पॉलिसी के बारे के सिलसिले में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को कॉपी करें। अच्छा, तो हमने ये मुल्क ये सुनने के लिए बनाया था। IMF तजवीज़ दे रहा है, हमें तजवीज़ दे रहा है, सही कह रहे वो। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि फिर अब किस बात के लिए बाकी रह गए? फिर ये परेड क्यों करते थे हम बैठ के? फिर अगर इंडिया से टैक्स पॉलिसी लेनी है, मैं तो एग्री करता हूं लेनी चाहिए, पर हम तो यही कह रहे थे ना कि हम आज़ाद मुल्क हैं, हम सॉवरेन हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। चाबहार में वो जाके बैठे हैं, कश्मीर में आर्टिकल 370 उन्होंने गायब कर दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे एक लफ्ज़ नहीं बोल सकते, अपने कश्मीर को संभाले नहीं पड़ता, हमसे संभलता। यार मैं ये बार बार तुम्हें फैसला ये कह रहा हूँ, तुम लोग पाकिस्तान की इस वक्त नाजुक हालात को अंदाज़ा नहीं कर रहे। मैं तो परेशान रहता हूँ कि पाकिस्तान की स्टेट इतने परेशानी में कभी नहीं आई जितनी आज है। आप देखिए ना क्या आपके आसपास क्या हो रहा है, इस इकोनॉमी चल नहीं रही। आप ये कह रहे हैं कि MBS का दौरा 2 दफ़ा कैंसिल हो गया, आपके वज़ीर खारजा ने कहा था वो आ रहे हैं, याद है आपको, ठीक है ना। तो उसके बाद आप चाबहार में इंडियन आके बैठ गए, आज़ाद कश्मीर में वो लोग सड़कों नहीं, एहतजाज छोटा वर्ड, काफिलों की शक्ल में मुजफ्फराबाद आके इकट्ठे हो गए। इस पूरे पॉडकास्ट में आप पाकिस्तानियों की फ्रस्ट्रेशन देख सकते हैं, दोनों कितने फ्रस्ट्रेट दिखाई पड़ रहे थे। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने गलत भी कोट करी हैं, जैसे इन्होंने कहा कि 1.4 बिलियन
इकोनॉमी है इंडिया और चाइना की, इकोनॉमी नहीं पॉपुलेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके अलावा कुछ बातें इन्होंने करी हैं। बाकी तो अब नहीं रोना रोते रहे हैं, केवल इनकी जो कुछ बातें हैं वो उनसे मैं रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे इन्होंने बोला कि मोदी ने डर के कारण जम्मू एंड कश्मीर में कैंडिडेट्स नहीं उतारे। जिन इलेक्शंस की आप बात कर रहे हैं ना वो लोकल इलेक्शन थे, ठीक है। और आपको याद होगा कि जब लास्ट टाइम असेंबली इलेक्शन हुए थे जम्मू एंड कश्मीर में तो बीजेपी वॉज सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी। तो ये आप भूल जाइए कि भारतीय जनता पार्टी जो है ना उसने कोई गलती करी है। प्रधानमंत्री ने जो बहुत से अच्छे काम किए हैं उनमें से एक ये भी काम है जो कि बहुत ही सराहनीय रहा है, बहुत ही शानदार काम रहा है 378 आने का। और जो आप बता रहे हैं कि उनके पास 3 ऑप्शन है, उनके पास केवल एक ही ऑप्शन है कि इंडिया के साथ उनको मर्ज होकर के इंडिया के साथ रहना पड़ेगा और इंडिया के साथ ही उनका भला भी है, ठीक है। और रही बात आपकी, तो आप जितना जल्दी हो सके, है ना, वो जो आपकी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उनको सुलझाइए, टेररिज्म कम करिए, बंद कर दीजिए, है ना। अदरवाइज आपको ईरान एग्रेशन तो करेगा ही करेगा, इंडिया भी करेगा, उसके अलावा अफगानी भी करेंगे। तो आप 3 तरफ से घिरे हुए हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय अपने सभी पड़ोसियों के साथ अच्छी संबंध बना के चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं आपके पास। तो उम्मीद करते हैं कि पॉडकास्ट में आपको मज़ा आया होगा देख करके। अगर आप ऐसे ही वीडियो और भी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ विजिट करते रहो टाइम चैनल पर। और मैं इस तरह के पॉडकास्ट या इंडिया रिलेटेड जो कंटेंट होगा पाकिस्तानी बनाएंगे या कोई अदर जगह से भी आता है ऐसा जो मुझे लगता है कि शायद देखा जाना चाहिए, जो हमारे बारे में प्रोपेगेंडा वगैरह फैलाते हैं, तो उन पर मैं बात करता रहूँगा, लाता रहूँगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। होप फॉर द बेस्ट।